सुबह सुबह अचानक से ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के घर उस ईंट भट्टे का मालिक आता है अपने परिवार के साथ और वहां पर आकर उस मजदूर से उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने लगता है। यह बात सुनकर वह मजदूर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह मालिक को आज क्या हो गया है, वो कैसी बातें कर रहे हैं। कौन था वह मालिक और किस वजह से वह मजदूर की बेटी की शादी अपने बेटे से कराना चाहता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है और एक उसकी बेटी है जो पढ़ाई लिखाई कर रही है। पिता का सपना है कि बेटी पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी पकड़ ले ताकि उसका जीवन ऐसा ना हो सके, क्योंकि पिता को ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाना पड़ता है और वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी ऐसा ही काम करे। इसी वजह से जो पिता होता है वह अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करता है ताकि वह उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी निकाल सके और साथ में घर का गुजारा भी कर सके। लड़की का नाम होता है रेशम, जिसकी माँ की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद से उसके पिता ही उसका ख्याल रखा करते हैं और अच्छी तरह से वो लोग घर के अंदर रहा करते हैं। रेशम ने अपनी 12वीं क्लास कर ली है और 12वीं क्लास करने के बाद फिलहाल वह ग्रेजुएशन कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत खर्चा तो आता ही है आने जाने का और साथ में किताबों का, पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा तो आ ही जाता है। इसी वजह से पिता काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करते हैं और जब कभी पिता की तबीयत खराब हो जाया करती तो पिता की जगह रेशम ईंट भट्टा पर चला जाया करती और वहां पर काम किया करती। ऐसे ही एक दिन जब पिता की तबीयत खराब होती है तो जो रेशम होती है वह अपने पिता के साथ ईंट भट्टे पर चली जाती है और पिता को आराम करने का बोलकर खुद ईंटों का काम करने लगती है। वहीं पर अचानक से उस भट्टे का जो मालिक होता है उसका बेटा, जो कि इस भट्टे को अब संभालने लगा था, वह ऐसे ही घूमते घूमते उस जगह पहुंच जाता है जहां रेशम ईंटों का काम कर रही थी और जैसे ही वो रेशम को देखता है तो देखते ही पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। रेशम की खूबसूरती को देखकर वह पूरी तरह से निशब्द रह गया था और वहीं पर दूर खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। रेशम, जो कि अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी, उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख भी रहा है, लेकिन ऐसे ही काम करते करते अचानक से उसकी नज़र उस भट्टा मालिक के लड़के पर पड़ जाती है जो उसकी तरफ काफ़ी देर से वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। अब पहले तो वो सोचती है कि शायद काम करने को देख रहा होगा कि कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, और ऐसा सोचकर वह अपने काम में लगी रहती है। लेकिन जब वह लड़का काफ़ी देर तक उसे घूर घूर कर देखता रहता है तो वह मामले को समझ जाती है और सोचने लगती है कि ये तो अलग तरह की निगाहों से मुझे देख रहा है। इधर जब अभिषेक होता है, जब रेशम उसे बार बार देखती है तो उसको भी समझने में देर नहीं लगती कि लड़की उसे देख चुकी है कि वह उसे देख रहा है। तो इसी वजह से वह वहां से वापस अपने ऑफिस में चला जाता है और वहां पर बैठकर बहुत कुछ रेशम के बारे में सोचने लगता है। जब अभिषेक यहाँ से चला गया था तो रेशम दोबारा से अपने काम में लगी रहती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन उधर जो अभिषेक होता है उसकी आंखों के सामने बार बार रेशम का वो चेहरा आ रहा है जब वह बड़ी मेहनत से काम कर रही थी और उसका पूरा शरीर पसीनों से भीगा हुआ था। इस बात को सोच सोचकर वह बहुत कुछ उसके बारे में सोचता है और वहीं पर बैठा रहता है। इसके बाद जो अभिषेक होता है अपने मुनीम को बुलाता है और मुनीम को बुलाने के बाद उस लड़की के बारे में पूछता है। तो इसके बाद जो मुनीम होता है वह उस लड़की के बारे में अच्छी तरह से जाना करता है, क्योंकि कभी कभी रेशम के जो पिता होते हैं मुनीम से एक्स्ट्रा पैसे लिया करते हैं अपनी बेटी की फीस भरने के लिए। वह अभिषेक को बता देता है कि साहब ऐसे ऐसे बात है, ये लड़की तो पढ़ने लिखने वाली है, लेकिन जब भी कभी इसके पिता की तबीयत खराब रहा करती है तो ये यहाँ पर आ जाया करती है। इसके पिता का सपना है कि बेटी पढ़ लिख कर कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी पकड़ ले जिससे इसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो और इसको इस तरह की ज़िंदगी ना जीनी पड़े जैसी ज़िंदगी वो जी रही है। यह बात सुनकर अभिषेक को बड़ी हैरानी होती है कि एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहा है। इसके बाद जो अभिषेक होता है वह वहाँ से रेशम के पिता के पास जाता है, जो कि एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे और उसकी बेटी काम कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद वह और भी रेशम के बारे में उससे पूछने लगता है। तो जो रेशम का पिता होता है वह भी उसे साफ साफ बता देता है कि मेरी पत्नी की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस सरकारी नौकरी में लगा दूँ ताकि इसको ये दिन ना देखने पड़े जो दिन हमने देखे हैं।
तो जो अभिषेक होता है वो उसके पिता से कह देता है कि देखिए आपकी वो बात तो ठीक है, आप बेटी को पढ़ा लिखा रहे हो, लेकिन जो काम आप अपनी बेटी पर करवा रहे हो इससे उसकी पढ़ाई लिखाई पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी आपकी तबीयत खराब हो आप घर पर रहा करो, मैं मुनीम से कह दूंगा आपको उतने ही पैसे मिल जाया करेंगे और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। यह बात सुनकर जो रेशम का पिता होता है वो थोड़ी देर तक तो हैरानी सी में पड़ा रहता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि साहब पढ़े लिखे हैं और इन्हें पता होगा पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व होता है, इसी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई को देखते हुए ये ऐसा कह रहे होंगे। इसके बाद जो रेशम का पिता होता है वहां से अपनी बेटी को लेकर वापस घर चला जाता है और कहता है कि बेटी तुझे पढ़ाई लिखाई पर और भी गौर देना है, क्योंकि रास्ते भर वह इसी बात को सोच रहा था कि पढ़ाई लिखाई की वजह से मेरी बेटी की मदद करने के लिए जो भट्टे का मालिक है उसका बेटा मुझे बिना मेहनत के पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया। तो वह अपनी बेटी को और भी ज्यादा प्रेरित करता है और इसके बाद जो उसकी बेटी रेशम होती है वह और भी जोर शोर से पढ़ाई करने लगती है। इधर जो गांव वाले होते हैं जहां पर रेशम अपने पिता के साथ रहा करती थी, वो लोग रेशम के पिता को उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी को कॉलेज भेज रहा है, कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो फिर क्या होगा, ये तुम्हारा नाम खराब कर देगी। लेकिन पिता इन सभी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा नाम ही तो खराब होगा ना, तुम लोगों को इस बात से क्या मतलब है, मेरी बेटी पढ़ लिख कर जरूर से किसी सरकारी नौकरी में लगेगी और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है। गांव वाले उसे बार बार कहा करते हैं, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर कर देता है और यह बातें कहीं ना कहीं कर रेशम के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। लेकिन रेशम जब अपने पिता का विश्वास देखती है तो उसके बाद वह और भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने लगती है और वह सोचती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पकड़नी है, ताकि जो लोग पिता को ताना मारा करते हैं उन लोगों को जवाब मिल सके और इसी तरह से मैं उन्हें अपना जवाब दूंगी। यही सोचकर रेशम ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है और कई तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगती है। इधर जो अभिषेक होता है उसे बार बार रेशम का चेहरा याद आया करता है और इसके बाद उसने पूरी जानकारी रेशम के बारे में पहले ही निकाल ली थी और वह दूसरे ही दिन अपने भट्टे से सीधा उस कॉलेज पर पहुंच जाता है जिस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रेशम पढ़ा करती थी। रेशम जैसी कॉलेज से बाहर निकलती है तो एकदम से उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ती है, लेकिन अभिषेक को देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं जो भट्टे के मालिक के लड़के हैं उनके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वहीं पर उसे इस बात का डर भी था क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे अक्सर बिगड़े हुए हुआ करते हैं और वह गरीब लड़कियों का फायदा उठाकर उनको छोड़ दिया करते हैं। तो इसी वजह से जो रेशम होती है अपना सर नीचे की तरफ करती है और वहां से चुपचाप अपने घर चली जाती है। कई बार तो उसका मन करता है कि वह अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर जब वो सोचती है कि उसके पिता जो है वहीं पर काम किया करते हैं, अगर उसने बता दिया और उस मालिक को पता चल गई है बात तो मालिक मेरे पिता को वहां पर काम करने नहीं देगा। यही सोचकर रेशम चुपचाप रह जाती है और अब यह सिलसिला रोज रोज का हो गया था। रेशम जब भी अभिषेक को कॉलेज के बाहर देखती तो अपना सर नीचे की तरफ करके वहां से चुप निकल जाया करती और अपने घर की तरफ चली जाया करती। इसी दौरान एक दिन जो अभिषेक होता है जब रेशम वहां से निकल आती है तो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे ही उसे एकांत का समय दिखाई देता है तो वह एकदम से रेशम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने अपनी बाइक रेशम के सामने लगा दी थी और लगाने के बाद कहता है कि देखिए आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर रेशम के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। तो वह घबराती हुई कहने लगती है कि देखिए साहब आप बहुत बड़े लोग हो और हम गरीब लोग हैं, आप यहाँ से हट जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी और वैसे ही गाँव वाले मेरे पिता को तरह तरह की बातें कहा करते हैं। यह बात सुनकर जो अभिषेक होता है वो कहने लगता है कि देखिए आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं, दरअसल मैंने जब से आपको देखा है मैं आपसे प्यार कर बैठा हूं और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूं। अगर आप एग्री हो तो आप मुझे इस बात को बता दीजिए। यह बात सुनकर रेशम एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि जिसको अब तक वो ऐसा समझ रही थी कि वो तो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, वो तो असली वाला प्यार उससे किया करता है। तो रेशम पहले तो उससे मना करती है क्योंकि वह जाँच पड़ताल करना चाहती है, क्योंकि इसी तरह के झूठे बहाने लगाकर बड़े लोग लड़कियों को फंसाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह उससे साफ साफ कह देता है कि देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे पहले शादी करूंगा और शादी के बाद ही हम दोनों के बीच में कुछ होगा। अगर तुम एग्री हो तो मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ। अब यह बात जब रेशम सुनती है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अभिषेक उसे सच्चा प्यार किया करता है। इधर अभिषेक उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, क्या मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता। तो इसके बाद रेशम कहती है कि साहब वो बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हो,
देखने में खूबसूरत भी हो और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। तभी जो अभिषेक है वो कहता है कि देखो मेरा नाम अभिषेक है और तुम मुझे साफ साफ कहकर बोलना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। इसके बाद जो रेशम होती है वो थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कह देती है कि देखो अभिषेक, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूं, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी और तुम्हारी शादी होगी तो गांव में लोग जो मेरे पिता को बुरी भरी बातें कहते हैं वो सभी बातें सिद्ध हो जाएंगी कि बेटी ने एक करोड़पति व्यक्ति के लड़के को फंसा लिया और उसके बाद उसके साथ भाग गई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और जब तक मैं खुद कामयाब नहीं हो जाऊंगी उससे पहले मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे कामयाब होने तक का वेट करना होगा और उसके बाद ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। रेशम ने यह बात कहकर अभिषेक को एक फैसला सुना दिया था और इसके बाद अभिषेक भी उससे कह देता है कि ठीक है, अगर यही बात है तो जब तक तुम कामयाब नहीं होगी तब तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे तुम कामयाब होगी तो उसके बाद मैं ही तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद रेशम और अभिषेक के बीच में यह बात तय हो जाती है और इस बात को तय होने के बाद जो अभिषेक होता है वह रेशम के पिता को उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करने लगता है और कहता है कि अंकल, आपको अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करानी है, रुपए पैसे चाहे जितने भी लग जाएं आप उनकी चिंता मत करना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक बहुत अच्छी चीज है और आप अगर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हो तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। रेशम का पिता भी अपनी बेटी से पढ़ाई लिखाई करने के लिए और भी अच्छी तरह से कहता है और रेशम इसके बाद दिन रात एक करके पढ़ाई करती है। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद उसे कोचिंग करनी थी और कोचिंग करने के लिए उसे बाहर जाना था। इसके लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन फिलहाल रेशम के पिता के पास एक भी रुपया नहीं है। तो इसी वजह से जो रेशम का पिता होता है वो भट्टा के मुनीम के पास जाता है और उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। अब तक तो मुनीम जी उसे पैसे दे दिया करते जब भी वो थोड़े बहुत पैसे फालतू मांगा करता, लेकिन इस बार वो 50,000 रुपए मांग रहा था क्योंकि उसकी बेटी को कोचिंग करने के लिए बाहर जाना है और वहीं रहकर वो पढ़ाई करेगी, तो इसमें 50,000 रुपए का खर्चा तो लग ही जाएगा। अब यह रकम थोड़ी ज्यादा होती है और इसी वजह से जो भट्टा का मुनीम होता है वो मालिक से बात करता है और मालिक को जब ये पता चलता है कि रेशम का पिता एडवांस पैसे लेना चाहता है तो उसे भी कहीं ना कहीं से इस बात का अंदाजा था कि उसकी बेटी कोचिंग के लिए जा रही है और वह मुनीम से एक बार में ही कह देता है कि ठीक है, उसे दे दो, बाद में सब कुछ हिसाब हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने मुनीम को आदेश दे दिया था और जो मुनीम होता है वह भी रेशम के पिता को 50,000 रुपए लाकर दे देता है और कहता है कि ये लो भाई, मालिक ने कहा है कि उनको पैसे जरूर से दे दो। इसके बाद रेशम का पिता उन पैसों को ले जाता है और अपनी बेटी को कोचिंग करने के लिए भेज देता है। जब बेटी कोचिंग के लिए जा रही थी तो वह काफी ज्यादा मायूस थी और अपने पिता की तरफ देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन तभी उसका पिता कहता है कि बेटी, इन आंसुओं को मत टपकाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। जब तुम कामयाब हो जाओगी उसके बाद ही अब मुझे अपनी शक्ल दिखाना, यहां से बेशक से चली जाओ। इसके बाद बेटी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पिता को गले से लगा लेती है और वहां से अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके उस जगह पर चली जाती है जहां पर वो आगे की कोचिंग करेगी। वहां पर उसने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था और एक हॉस्टल लेकर वहां पर पढ़ाई करने लगी थी। धीरे धीरे एक साल कंप्लीट होता है और जैसे ही इस बार उसका गवर्नमेंट जॉब का पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसे पता चलता है कि उसने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और इसके बाद वह एक अफसर बन चुकी है। यह खबर उस गांव के अंदर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई थी कि एक भट्टे पर काम करने वाली लड़की, जिसके पिता भी काम किया करते थे और कभी कभी वह भी काम करने के लिए जाया करती थी, वह एक पीसीएस अधिकारी बन गई है और सभी लोग आकर उसके पिता को यह बात बता देते हैं। इधर जो बेटी होती है वह भी वहां से फौरन अपने पिता के पास आती है और अपने पिता के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करती है। यह बात भट्टा मालिक के बेटे अभिषेक को भी पता चल गई थी कि जो रेशम है वो फिलहाल एक अफसर बन चुकी है और इसके बाद वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है। अपने पिता को बताता है कि पिताजी, मैं ऐसे ऐसे भट्टे पर काम करने वाली एक लड़की से प्यार किया करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं कि ये भट्टे पर काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता है तो एकदम से उससे मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करा सकता। 4 आदमियों में हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अभिषेक उसे रेशम के बारे में बताता है और कहता है कि फिलहाल वो एक
पीसीएस अधिकारी बन चुकी है, तो इसके बाद जो पिता होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ी देर सोच विचार करने लगता है। कहता है कि बेटा, अगर वो पीसीएस अधिकारी है तो मामला बराबरी का होगा और कोई बात नहीं, अगर तू उससे प्यार करता है तो मैं उसी लड़की से तेरी शादी की बात करता हूँ। इसके बाद अभिषेक के माता पिता अभिषेक को लेकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर सीधा रेशम के घर रेशम के पिता से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो रेशम का पिता होता है वह बाहर बैठकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन जैसे इतनी बड़ी गाड़ी को गली में आते हुए देखता है तो वह उसकी तरफ खड़ा होकर देखने लगता है। थोड़ी ही देर में जो वह गाड़ी होती है वह उसके ही पास आकर रुकती है और उसमें से भट्टा मालिक और भट्टा मालिक का जो बेटा होता है वो लोग उतरते हैं और उन्हें देखकर एकदम से रेशम का पिता पहचान लेता है। इसके बाद वो उन्हें वेलकम करता है और पूछता है कि मालिक, आप कहां पर आए हो? तो वो बताते हैं कि हम कहीं भी नहीं आए, हम तुम्हारे यहां पर आए हैं, दरअसल तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। यह बात सुनकर रेशम का पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझसे भला ऐसी क्या जरूरी बात है। ऐसा सोचते हुए वह भट्टा मालिक और उसके परिवार को अपने घर के अंदर ले जाता है। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, टूटा फूटा मकान था, गरीब लोगों का जैसा होता है वैसा ही बना हुआ था। और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचते हैं सभी लोग, तो एकदम से जो रेशम का पिता होता है उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो 50,000 रुपये मैंने इनसे लिए हैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए आए हों, क्योंकि अभी तक वह 50,000 रुपये का कर्ज वह चुका नहीं पाए थे। मेहनत तो उन्होंने काफ़ी की थी, लेकिन उन पैसों को नहीं चुका पाए थे, क्योंकि बीच में वो बीमार भी हो जाया करते और अब जब उनकी बेटी का कोई खर्चा ही नहीं है तो इसी वजह से वह एक्स्ट्रा पैसे भी उनसे नहीं लिया करते थे। तो रेशम का पिता एकदम से भट्टा मालिक और उसके बेटे से कहने लगता है कि साहब, आपके पैसे मैं जल्द से लौटा दूंगा, क्योंकि अब मेरी बेटी एक बड़ी अधिकारी बन गई है और जल्द से जल्द उसको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर भट्टा मालिक और उसका बेटा और उसकी पत्नी सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, हम इस चीज़ के लिए नहीं आए, तुम तो खामखा ही परेशान हो रहे हो, हम तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। इसके बाद जो रेशम का पिता होता है और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो घर के अंदर रेशम बैठी हुई थी, जैसे ही उसे पता चलता है कि भट्टा मालिक और उसका बेटा यहाँ पर आए हैं, तो एकदम से वो समझ जाती है कि आज ये वादे के मुताबिक शादी की बात करने के लिए आया है। और वह इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि उसने उस लड़के को जब से देखा था वह मन ही मन उसे पसंद तो करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में यही डर था कि कहीं ये मेरा गलत फायदा ना उठाए। और जब वह अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आ गया है तो ये डर भी पूरी तरह से दूर हो गया है। इसके बाद जो भट्टा मालिक होता है वह रेशम के पिता को बिठाता और खुद भी वहीं पर बैठता है और उससे उसकी बेटी की शादी की बात करने लगता है। यह बात सुनकर एकदम से जो रेशम का पिता होता है वह निशब्द रह जाता है और उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है कि ये लोग कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये इतने बड़े भट्टे के मालिक हैं और हम लोग मामूली से मजदूर हैं, तो ये हमसे रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन तभी जो अभिषेक होता है वह उसको पूरी बात बताता है और कहता है कि मैंने जब से आपकी बेटी को देखा है, मेरी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा घूमा करता है और मैंने आपकी बेटी से बात भी की थी, लेकिन उसने गाँव वालों की बातों के चलते मुझसे मना कर दिया था और कहा था कि जब तक मैं कामयाब नहीं होंगी उससे पहले मैं शादी और प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए, अगर वो राजी हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर रेशम का पिता थोड़ा सा नॉर्मल होता है और नॉर्मल होने के बाद अपनी बेटी वाले कमरे में चला जाता है। अभी तक भी उसे इस बात का झटका तो लगा है, लेकिन जैसे ही वो बेटी से इस बारे में बात करता है तो उसकी बेटी भी बता देती है कि हाँ पिताजी, ये लोग सही कह रहे हैं, ऐसा ही मैंने कहा था और अब भी अगर आपकी अनुमति हो तो ही मैं इस लड़के से शादी के लिए हामी भरूंगी। इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता होता है वह पूरी तरह से राजी हो जाता है और बाहर आकर उनसे कह देता है कि साहब, ये मेरा सौभाग्य होगा जो आप लोग मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। इसकी तो जिंदगी ही बदल गई। वैसे भी ये सरकारी नौकरी है और साथ में इतने बड़े घर में रिश्ता होगा और इतना प्यार करने वाला पति मिला है, तो इसकी जिंदगी पूरी तरह से सुधर गई। दरअसल उन्हें भी ये बात समझ में आ जाती है कि किस वजह से भट्टे मालिक के बेटे ने इतने सारे पैसों की मदद उसे की है और वो कह देता है कि देखो, ये जो सरकारी नौकरी लगी है वो आपकी ही बदौलत है, क्योंकि आप लोग अगर मेरी मदद नहीं करते तो शायद ही मेरी बेटी इतनी जल्दी सरकारी नौकरी लग पाती। इसके बाद दोनों परिवार वालों में बातें हो जाती हैं और बातों के बाद एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है, जिस मुहूर्त पर धूमधाम से भट्टा मालिक अपनी तरफ से पैसे लगाकर उस लड़की की शादी अपने बेटे से करा लेता है और उसे अपने घर की दुल्हन बना लेता है। इधर गांव वाले जो उसके पिता को गलत गलत बातें कहा करते थे, उन लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि इसने अपनी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बना दी और एक बहुत बड़े घर में उसकी शादी हुई है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, जिनके कमेंट हमारे दिल को छू जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है अनिल साक्या जी का। अनिल साक्या जी जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दिया करते हैं। इनके कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया करते हैं और आज इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खास दिन है, जिस खास दिन की हम इन्हें बधाई देना चाहते हैं चैनल की तरफ से। इनकी आज शादी की सालगिरह है। इनकी पत्नी का नाम चंदा है। तो अनिल साक्या जी आपको शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आप लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जिए। दूसरा नाम आता है परशुराम यादव जी का। परशुराम यादव जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है सुमित्रा वर्मा जी का। सुमित्रा वर्मा जी जो काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोज़ पर लगातार कमेंट कर रही हैं और हर वीडियो को देखा करती हैं अच्छी तरह से और उन वीडियोज़ को देखकर अच्छी राय उन पर दिया करती हैं। तो सुमित्रा वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आप लोगों का नाम भी आने वाली किसी वीडियो में आ जाएगा। आप लोग इसी तरह से हमें अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।